So this is lecture 13 of गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। और ये लास्ट लेक्चर होगा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का करप्शन के ऊपर, राइट। सो पहले अकाउंटेबिलिटी पढ़ी, अब पढ़ेंगे करप्शन क्या है। करप्शन इज के जो आपको पावर दिया जाए उस पावर का मिस यूज करके आप अपना प्राइवेट या पर्सनल बेनिफिट हासिल करें, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ करप्शन। करप्शन तीन किस्म में क्लासिफाई होती है: ग्रैंड करप्शन, पेटी करप्शन एंड पॉलिटिकल करप्शन। ग्रैंड करप्शन की बात की जाए तो वी से कि ग्रैंड करप्शन के अंदर वो एक्ट्स कमिट होते हैं जो कि एक हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी डिस्टॉर्शन होती है और आपकी जो स्टेट की सेंट्रल फंक्शनिंग होती है वो मुतासर होती है, जिसकी वजह से जो आपके लीडर्स होते हैं वो एक बड़े पैमाने पर बेनिफिट हासिल करते हैं। किसके नुकसान किसका होता है कि जो पब्लिक गुड होता है उसका नुकसान होता है, कि जो सहूलतें पब्लिक को प्रोवाइड करनी होती है उसकी कॉस्ट के ऊपर ये लोग बेनिफिट हासिल करते हैं, राइट। इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, व्हाट पॉलिटिक्स इज, पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो पॉलिटिक्स का मतलब है टू मेक सिटीजन्स हैप्पी। बट ग्रैंड करप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस खुद हैप्पी होते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक। दिस इज ग्रैंड करप्शन। पेटी करप्शन की बात की जाए तो पेटी करप्शन का मतलब ये होता है कि जो हम रोजमर्रा के अपनी लाइफ में देखते हैं कि लो लेवल या मिडिल लेवल पर जो पब्लिक ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स उनका इंटरेक्शन होता है, वेदर हॉस्पिटल, स्कूल, डिपार्टमेंट या किसी भी इदारे के अंदर आप जाएं, तो वो छोटे लेवल पर जो करप्शन हो रही होती है उससे क्या होता है कि जो आम बंदा होता है वो मुतासर होता है। उसको जो अपनी बेसिक ज़रूरियात हैं वो नहीं मिलती। करप्शन की वजह से वो सिस्टम बाईपास करते हैं, ठीक है। तो वो फ़ायदा किसको होता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है, राइट। पर पॉलिटिकल करप्शन की बात करें तो पॉलिटिकल करप्शन इज़ अ टाइप ऑफ ग्रैंड करप्शन, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या उनका जो रूल ऑफ प्रोसीजर होता है कि हमने वो रिसोर्सेज या फाइनेंसिंग किधर लगानी है, फॉर द पब्लिक गुड या पब्लिक प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जो आवाम को सहूलतें फराम करनी है, तो वो क्या करते हैं कि उसका मिस यूज़ करते हैं, ठीक है। किस वजह से मिस यूज़ करते हैं कि उनका अपना पावर, स्टेटस और वेल्थ बरकरार रहे, कि पॉलिटिशियंस का अपनी जो उनकी पावर या प्रेस्टीज है वो मेंटेन करने के लिए वो पॉलिसीज को मैनिपुलेट करते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, खुद को फायदा पहुंचाते हैं कि पब्लिक को फायदा ना मिले। फिर आ जाते हैं कि करप्शन तो होती है, फिर इसका नुकसान क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है। करप्शन तो हमें डिफरेंट तरीके से सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है और इस लेवल तक भी नुकसान पहुंचाती है कि हमारी जानें भी जा सकती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। करप्शन की बात करें तो लोगों का फ्रीडम खा जाती है, आपकी हेल्थ खा जाती है और आपके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं वो खा जाती है, ठीक है। इस करप्शन का नुकसान इस तरीके से होता है कि पॉलिसीज चार कैटेगरीज में आप डिवाइड कर दें: पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कोस्ट, इकोनॉमिक कोस्ट, सोशल कोस्ट, एनवायरमेंट कोस्ट। जब पॉलिटिकल कोस्ट की बात करेंगे तो पॉलिसीज वो बनेंगी जो पॉलिटिशियंस को फेवर करेंगी, ठीक है। जबकि पॉलिसीज वो बननी चाहिए जो पब्लिक को फेवर करें। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पब्लिक को लॉस होगा, कभी कभार ये लॉस आपकी ज़िंदगी भी ले जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की जाए तो जो आपकी कॉस्ट लगती है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, तो व्हाट दे डू इज कि वो करप्शन करते हैं तो आपकी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होती और आपको फाइनेंशियल नुकसान होते हैं और पब्लिक को और मुल्क को उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कि इसी करप्शन की वजह से हमारा मुल्क या कोई भी मुल्क फाइनेंशियल, इकोनॉमिक क्रंचेस या जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उन्हें फेस करता है, राइट। सोशल कॉस्ट की बात की जाए तो जब करप्शन होगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सोसाइटी में बेनिफिट्स कैसे होंगे ट्रांसफ़र। जब सोसाइटी में ट्रांसफ़र बेनिफिट नहीं होंगे तो करप्शन की वजह से डेफिनेटली आपका सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी भी डिस्टर्ब होगा।
जब सहूलतें आपको प्रोवाइड नहीं होंगी, ग्रैंड पिटी करप्शन होती जाएंगी डे टू डे मैटर्स में। ना आपके डॉक्टर्स, ना आपके इंजीनियर्स, या जो आपके पब्लिक ऑफिशियल्स बैठे हैं वो कैसे सोसाइटी के अंदर इंश्योर करवाएंगे। तो इट 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 हैज़ अ सोशल कॉस्ट एज वेल। बात की जाए एनवायरमेंटल कोर्स की, दैट इज नेसेसरी इस करंट एरा में। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व और एनवायरनमेंट की पॉलिसीज जो हों वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। बट जब करप्शन की बात आती है तो वी इग्नोर दिस एनवायरनमेंट कि यार भाड़ में जाए एनवायरनमेंट, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू करप्शन। हम वो प्रोजेक्ट करेंगे कि जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली हो, नॉट के एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो इन द एंड क्या होता है कि हमें उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट पे करनी पड़ती है और हमारे नुकसान होते हैं बाय डिजास्टर्स, फ्लड्स, राइट। इस तरीके की हमें एनवायरमेंटल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, या हीट वेव्स आ जाती हैं, या ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, या आपका सी लेवल राइज होता है, सारी एनवायरमेंटल कॉस्ट कहलाती है। फिर करप्शन के बारे में, करप्शन की एक रैंकिंग होती है जिसे कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और द सीपीआई। सीपीआई क्या करती है कि वो करप्शन जो हो रही है और जिस लेवल पे हो रही है किसी मुल्क के अंदर, उसे डिटरमाइन करती है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो असेसमेंट करते हैं बाय ओपिनियंस एंड सर्वे, फिर बताते हैं कि आपकी सीपीआई रैंकिंग क्या है। 180 कंट्री हैं, ठीक है, जिनके बीच में सीपीआई या करप्शन की रैंकिंग होती है। जिनके 100 पॉइंट्स होते हैं वो वेरी क्लीन होते हैं, जिनका 0 पॉइंट होता है वो हाईली करप्ट होता है। मतलब स्केल 100 to 0 होता है। जो इन लाइन में टॉप से बॉटम पे आएगा तो दिस वुड बी क्लीन, वेरी क्लीन, और मोस्ट करप्ट। तो जिस रैंकिंग इस तरीके से होती है सीपीआई की। सीपीआई पर 13 डिफरेंट किस्म के सर्वेज यूज करता है, असेसमेंट यूज करता है, 12 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? लाइक द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, or this BF, or the Economic Intelligence Unit, or the Freedom House, or GI, or the IIMD, or the Politics and Economic Risk Consultancy, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो क्या करता है? सर्वेज एंड असेसमेंट कंडक्ट करता है और उसकी बेस पे रैंकिंग करता है। देन उस रैंकिंग की बेस पे होता है कि आपके पॉइंट्स कितने हैं और आप सीपीआई में किस नंबर पे फॉल करते हो। उससे अंदाजा लगेगा कि आपके मुल्क के अंदर कितनी करप्शन है। फिर पिलर्स ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि आपकी नेशन के अंदर जो आपके प्रिंसिपल ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी होते हैं वो 3 होते हैं। आपके सरकारी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के इदारे, जैसे आपकी लेजिस्लेचर, यू नो वेल अबाउट द लेजिस्लेचर, जिसमें आपकी असेंबली के मेंबर्स आते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, नेशनल असेंबली में और सेनेट, ठीक। एग्जेक्टिव की बात की जाए, यूआर पीएम और द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, जो हुकूमत में बैठे हैं, द गवर्नमेंट साइड। देन द जुडिशरी कोर्ट, राइट। सो ये आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आते हैं। देन कम द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका सेकंड पिलर होता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी का, जिसमें आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी वगैरह सब। इलेक्शन कमीशन आ जाता है, आपके ऑम्बुड्समैन आ जाते हैं, मुहतसब की बात की जो पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल करते हैं। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जो भी ऑडिट के इदारे आपके मुल्क के अंदर हैं, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स के। फिर एंटी करप्शन एजेंसीज आ जाती हैं, जैसे नेब, एफआईए वगैरह। फिर नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो द पिलर्स ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी, जिसके अंदर आपकी मीडिया आ जाती है जो किसी को भी अकाउंटेबल करती है। मीडिया के ऊपर बताया जाता है, हाईलाइट किया जाता है इशू, या सिविल सोसाइटी वगैरह उस चीज़ को प्रोमिनेंट ले आती है, हाईलाइट करती है बाय स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, या अपना नैरेटिव बिल्ड करके। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो भी एक किस्म का पिलर ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, राइट। फिर बिजनेसेस आ जाते हैं, सो दीज बिकम द स्टेक होल्डर एज अ नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। फिर जब एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके आ जाती है तो इट बिकम्स ईदर इन द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो एंटी करप्शन से रिलेवेंट एफर्ट्स हुए हैं उसके बारे में देखा जाए तो वी सी के मल्टीपल एक्ट पास हुए हैं 1947 में, 50 में एंड 58 में, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, के करप्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, बचा जाए। लास्ट 1999 में नैब ऑर्डिनेंस बनता है और इस ऑर्डिनेंस के पास होते साथ एक इदारा बनता है जिसे कहते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, राइट।
नेब बनता है, फिर नेब को अथॉरिटी दी जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरीज कंडक्ट करे और अरेस्ट वारंट निकाले उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो सस्पेक्टेड हैं इन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या करप्शन में, इधर इन प्राइवेट, डिफेंस या कॉरपोरेट सेक्टर में। तो फिर नेब को अथॉरिटी दी गई है करप्शन से रिलेवेंट या फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट या मिसमैनेजमेंट या गबन से रिलेवेंट उन इंक्वायरीज को डील करे और उन्हें फिर अरेस्ट करे, ठीक है। फिर नैप क्या करती है, ऐसे केसेस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर रन करती है। फिर जो कन्विक्ट होते हैं उन्हें नैब ऑर्डिनेंस के अंडर सज़ा दी जाती है, उन्हें या फिर 10 ईयर्स तक प्रोहिबिट किया जाता है कि वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। फिर एक चार्ट बना दिया कि जिसमें हम देखते हैं कि हाउ एक्चुअली दिस प्रोसेस वर्क। कोई भी कहीं से भी कंप्लेन लॉन्च करें इधर थ्रू फैक्स, ईमेल या फोन, व्हाट नेब विल डू, वो कंप्लेन को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी होगी कि भाई ठीक है, फिर उस इशू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी देन उस जो भी एंटिटी है या बंदा है या ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। प्रोसिक्यूशन के बाद देखा जाएगा कि वेदर वो सज़ा का हकदार है या माफ़ी का हकदार है, या जो भी उसके ऊपर अ, लगता है पेनल्टी वगैरह लगती है, वेदर वो कन्विक्ट होता है या छूट जाता है, विड्रॉ होता है, प्ली बार्गेन कर लेता है, डील कर लेता है। उसकी बेस के ऊपर जो भी डिसीजन आएगा, देन कम द रिटन अपील। अगेन उस एंटिटी को इख्तियार दिया जाता है कि अगर उसने अपील दायर करनी है, रिट दायर करनी है, तो वो भी कर सकता है टू चैलेंज द डिसीजन, ठीक है। फिर नेशनल स्ट्रेटजी करप्शन कंट्रोल के लिए 3 मेन फीचर रखती है। हम 3 मेन फीचर को देखा जाए तो पहली चीज़ जो नेशनल स्ट्रेटजी में होती है वो प्रिवेंट किया जाए कि पहली बात तो करप्शन से हमने बचना है कि ये ना हो, तो प्रिवेंटिव मेयर्स लेने। सेकंड इज मॉनिटरिंग, कि अगर कहीं करप्शन होती है तो हमने उसे मॉनिटर करना है कि किस जगह पे हो रही है। थर्ड इज कॉम्बेटिंग, अगर हो रही है तो हमने उसे रोकना है, कॉम्बेट करना है। तो दीज आर द 3 फीचर्स, राइट। फिर जी बात की जाए कि जो एम्फेसिस है इन ऊपर 3 फीचर्स का, तो वो इस चीज़ पर रिलाई करता है कि प्रॉपर एनफोर्समेंट भी होनी चाहिए। अगर एनफोर्समेंट नहीं होगी तो कैसे इन 3 फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो दैट इज़ द की टू सक्सेसफुली टेकिंग आउट करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी, के इस करप्शन जैसे इविल से कैसे बचा जाए। उसके लिए आपने इन 3 फीचर्स के साथ व्हाट यू नीड इज़ द एनफोर्समेंट एज वेल। इसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी स्ट्रेटजीज फॉर करप्शन कंट्रोल के आपकी पॉलिटिकल विल होना लाजमी है कि भाई हाँ भी हम चाहते हैं, पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं करप्शन खत्म होनी चाहिए। सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट, खुला होना चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए राजी हो, कि स्ट्रक्चर का भी पता हो और वो अपना अकाउंट भी दें। मेरिट बेस्ड के ऊपर सिस्टम हो, पावर डीरेगुलेट किए जाएं, सिर्फ एक बंदे तक पूरे पावर ना हो। अगर सारे पावर एक बंदे को इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियस उसे अकाउंटेबल कौन करेगा। फिर पावर डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब जवाबदीदी इख्तियार के, एक ही पर्सन को सारे इख्तियार ना दे देने चाहिए, बट देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कि उसे अकाउंटेबल किया जाए। रैशनलाइज बेस डिस्क्रिशनरी पावर हो के जिन जिनको पावर दिए जाए वो रैशनल बेस पावर दिए जाए, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑटोमेशन, कि हमें सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड एंड ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए जो कि वक्त का तकाजा है या मॉडर्न दौर का दौर रिक्वायर करता है कि नाउ वी आर कमिंग आउट ऑफ द पेपर बेस्ड थिंग एंड वी आर गोइंग टू द ऑटोमेशन, राइट। सर्विस डिलीवरी एंड एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट सबसे लाजमी होती है, काम एफिशिएंट होना चाहिए और पब्लिक को डिलीवर करें। प्रोफेशनलिज्म होगी, कॉम्पिटेंस होगी, तो ही सिस्टम अच्छा चलेगा कि कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल लोग आएंगे। इंपॉर्टेंट पिलर इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक की पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाएंगे तो बिकॉज दैट इज फॉर द पब्लिक गुड, राइट। फिर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है किसी भी तरीके से कि सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स की, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको डिलीवर अच्छे से अच्छा करेंगे। तो इस करप्शन के ऊपर, नेशनल स्ट्रेटजी के ऊपर हमारी पूरी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड होती है। फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड वेयर वी आर एंडिंग ऑन दिस लेक्चर नंबर 13।